प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े मौज़ूआत हैं बात करने के लिए। एक तो अपकमिंग इलेक्शंस, उस पर बात हो रही है, अदालतों में मामलात हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, पॉलिटिकल बहस है, अवाम में भी एक सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा जो पाकिस्तान की मईशत है वो एक बहुत बड़ा मौजूद इस वक्त बना हुआ है। क्या बनेगा, क्या होगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, उस पर जो है वो एक परेशानी ज़ाहिर है आवाम में एक बहुत बड़ी एक बेचैनी और परेशानी देखी जा रही है। और तीसरे नंबर पर जो मौजू है वो है इमरान खान की गिरफ़्तारी। इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद हो जाना, फिर आज इमरान खान साहब का पेश ना होना, लाहौर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है उसकी तरफ से भी दरख्वास्त का खारिज कर दिया जाना, और फिर एक और जो उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है उसमें पीर तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। तो क्या अब इस वक्त टेक्निकली इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है कि जब उनकी जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया गया है और इस यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी उनकी ज़मानत में तोसी नहीं दी गई थी? तो मामलात और हालात किधर को जा रहे हैं और क्या इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा? क्या गिरफ़्तार किया जाना फ़ायदे में है? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। कमल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आईन व कानून। राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये जो आज का अभी ऑर्डर आया है 2 रुकनी बेंच का, जस्टिस बाकिर नजफी साहब और जो उनके साथ दूसरे जज साहब थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी 6:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ तीसरी मरतबा, और उसमें ना पेटिशनर थे ना लंदन काउंसिल थे, तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब इस फैसले के आने के बाद आप क्या देखते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी टेक्निकली इस वक्त मुमकिन है आईनी और कानूनी तौर पर? देखिए, इससे पहले जो थोड़ी सी बात समझने की बात है कि ये लाहौर हाई कोर्ट लेने क्या गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में ये अपनी हिफाजती ज़मानत या ट्रांजिटरी बेल, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जी वो अपनी जो मुतल्लिका अदालत है ATC की कोर्ट, वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खदशा है कि उन्हें रास्ते में या घर से निकलते हुए अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो ज़मानत ले रहे हैं कि जी मुझे 2 हफ्ते की ज़मानत या 10 दिन की या जो भी अदालत समझती है मुझे दे दी जाए, मैं पहुंचूं। एक होती है बेल बिफोर अरेस्ट। बेल बिफोर अरेस्ट में तो ये कानून है कि जी आप पहले सरेंडर करते हैं अदालत के सामने, अदालत आपको इंटरिम रिलीफ दे देती है, आपकी ज़मानत ले लेती है, फिर वो कंफर्मेशन के लिए चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर भी जज साहब ये कहते हैं कि पहले वो सरेंडर करें कानून के सामने। हाँ, अब ये जज की डिस्क्रिशन है, क्योंकि हमने तो बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि इसका मकसद ये है कि जी हम अदालत नहीं पहुँच पा रहे। और आपको याद होगा मुशर्रफ साहब को भी ऐसी ज़मानत दे दी गई, वो बैरून मुल्क थे। उसके बाद इसहाक डार साहब रिसेंटली आए, उन्हें भी वो बैरून मुल्क थे कि जी कोई अरेस्ट नहीं करेगा। मुतल्लिका अदालत जो कि थी नैब की अदालत, वहाँ तक पहुँचने तक उनकी एब्सेंस में ये दी गई। उसके बाद आसिफ अली जरदारी का एक आध केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर इवन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इवन इमरान खान साहब भी एक दफ़ा बनी गाला में थे, वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक नहीं आ पाए, और उन्होंने कहा जी हमें तो यही ख़तरा है कि हम बनी गाला से निकलेंगे तो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, तो हमें ट्रांजिटरी बेल दे दी जाए ताकि हम मुतल्लिका अदालत तक चले जाएं। तो उन्हें ज़मानत दे दी गई। तो ये वो डिस्क्रिशन है कि जो नॉर्मली इसका मकसद ही ये है इस हिफाजती ज़मानत का, ट्रांजिटरी बेल का, कि जी मुझे घर से निकलते ही अरेस्ट का भी ख़तरा है। लेकिन इस केस में इन्होंने ये ग्राउंड ज़्यादा एजिटेट नहीं किया, बल्कि कहा कि जी मैं बीमारी की वजह से, मैं उसमें बीमारी और सिक्योरिटी दोनों वजूहात, सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ पा रहा। तो अदालत नॉर्मली ये देख लेती हैं कि जी क्या उनका जो कॉज है वो किसी से मेडिकल एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। और इस हालिया केस में डॉक्टर्स भी गालिबन आ गए, कोर्ट में मेडिकल की भी हिस्ट्री दे दी गई कि जी वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वहाँ पे रश की वजह से उनकी इंजरी मज़ीद ख़राब हो सकती है, और सिक्योरिटी की भी इश्यूज थे। बहरहाल अदालत ने, कल से ये केस चल रहा है, तो एक मौका दिया, दूसरा दिया, जब वो नहीं आ पाए तो ऑब्वियसली फिर अदालत ने उसको डिसमिस कर दिया फॉर नॉन। अभी वो गिरफ्तार हो सकते हैं, किया जा सकता है उनको? जी, इस वक्त उनके वारंट्स तो हैं, वो मतलूब हैं ATC केट में, तो उन्हें जो इस्लामाबाद की पुलिस कर सकती है, जो पंजाब पुलिस है वो अरेस्ट नहीं कर सकती। और तो इस्लामाबाद की पुलिस अगर दुनिया जहान के केसेस छोड़ के इस एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा केस है कि जिसको देख के इंसान को हंसी आती है कि जी इलेक्शन कमीशन के बाहर कुछ एहतजाज हुआ और दहशत गर्दी की दफा लग गई, जो कि किसी भी
स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से नहीं लग सकती। और इस भोंडे केस में अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो इसमें बहुत जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ पॉलिटिकल रिजेंटमेंट आएगी और दुनिया देखेगी। ये खाली देखिए, इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर हैं और दुनिया देखेगी कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लॉ की नजर में सिर्फ पहले देख लें, कमर शोजब साहबा, इमरान खान को टेक्निकली इस वक्त गिरफ्तार तो किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा सकता कि जमान पार्क के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं, फैमिलीज बैठी हैं, कारकुनान बैठे हैं और हंगामा हो सकता है। तो क्या ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की जा रही है इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद। राजा आमिर साहब ने आपको जो उसके लीगल ग्राउंड्स हैं वो बता दिए। दो तीन चीज़ें मैं भी बताना चाहती हूँ एज लेजिस्लेटर। कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा बहुत रिसर्च की हुई है। नंबर 1 तो इन्होंने बता दिया कि किस किस्म का भोंडा एब्सर्ड केस बनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट किया इमरान खान की नाजायज नाअहली के खिलाफ, तो इमरान खान को उन्होंने पाकिस्तान का दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। तो इस पे तो मैं इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश करती हूँ, सैल्यूट। क्योंकि जो दहशतगर्द 150 लोगों को कत्ल कर दें, जिन दहशतगर्दों को इमरान खान की सुपारी दी जा चुकी है, वो दंदनाते लाहौर में फिरे, उन पे आपने कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन क्योंकि इमरान खान उन लोगों को नंगा कर रहे हैं, सिस्टम के लोगों को जिन्होंने आइन तोड़ा है या आइन तोड़ने की तैयारी करी है, इसलिए इस वक्त इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। इसी ऑनरेबल अदालत से कहूंगी कि अगर एक भगोड़ा जो 4 हफ्ते की यहाँ पर आपको वो देकर गया था गारंटी जमानत के मेरे तो प्लेटें और जो पुर्जे हैं वो सारे ढीले हैं, वो मैं लंदन से ठीक करा लूं, और उसके भाई ने आपको 50 रुपए का एफिडेविट स्टैम्प पेपर जमा कराया था, एक को आपने 16 अरब रुपए टोटल मिला के 40 अरब रुपए के केसेस में भी बेल भी दे दी और उसको आपने बाइज्जत बरी करके वजीर आजम बना दी, और दूसरे का कभी पूछा भी नहीं 3-3.5 साल। इसी में एक और ऐड कर ले कि उसी वजीर आजम का बेटा सलमान प्रोटेक्टिव बेल लेता है लंदन से बैठा हुआ, वहां से फाइनेंस मिनिस्टर जो यहाँ पे भगोड़ा था, इश्तिहारी था, मैं तो नहीं कह रही थी, ये अदालतें ही कह रही थी, वो भी प्रोटेक्टिव बेल पे वीआईपी जहाज पे जाके वापस आया जाता है। और इन सबको छोड़े, एक शख्स है जिसका नाम है नाजिम जोकियो, जिसका कत्ल हो जाता है, और जाम अब्दुल करीम साहब एमएनए पीपल्स पार्टी के दुबई से बैठ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आने से पहले उनके जो अटॉर्नी साहब हैं वो पेश होते हैं अदालत में, प्रोटेक्टिव बेल कातिल की ले लेते हैं, वो आते हैं दम दनाते हुए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शिरकत करके यहाँ से वापस फिर दौड़ जाते हैं, उनको मिल सकती है। और जिस इमरान खान, लेकिन अगेन ये जज की डिस्क्रिप्शन है जी, जज का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसको चाहता है कि वो अदालत में पेश हो। नहीं जी, लेकिन आपने जिक्र किया कि ये भोंडा केस है, एब्सर्ड आपने इसको कहा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपके दौरे हुकूमत में भी इस तरह के भोंडे केस बनते रहे। राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन का भोंडा केस बना, तो गिरफ्तार तो उसमें भी राना सनाउल्लाह को किया गया था, तो अगर केस भोंडा ही क्यों ना हो, गिरफ्तारी तो उसमें फिर हो जाती है। 15 किलो हेरोइन का केस एब्सर्ड केस होता है, और अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करें फिर तो मरियम नवाज को भी अंदर बंद करें दहशतगर्दी में, फजलुर रहमान को दहशतगर्दी की दफात लगाएं, आपका जो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, चेयरमैन इसमें सेनेट में, ये गिलानी साहब, इन्होंने, और ये सारी इनकी तो फुटेजेस मौजूद है, ये खुद जाके इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करते रहे, इन सबको अंदर बंद करें। क्यों इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किए थे? इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करने पे बंदे दहशतगर्द डिक्लेयर होते हैं, तो मैं आपको फुटेजेस भेजती हूँ। माइजा हमीद को अंदर बंद करें, इनकी पूरी पार्टी अंदर बंद होती है, जो शेरी रहमान साहिबा अंदर बंद होती है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है इस वक्त, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था, इनको सबको अंदर बंद करें। एक बात। दूसरी बात, हमारे जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिसपे नवाज शरीफ साहब भी तबर्रा पढ़ चुके हैं, मरियम साहिबा तो हर रोज पढ़ती हैं कि वो इंटरफेरेंस करते थे, अब तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि उनकी दखल अंदाजी बहुत ज्यादा थी। वो क्या फोन कर करके या उनकी कहने पे कोई और लोग फोन कर करके प्रेशराइज करें अदालतों को? हमें सवाल का जवाब चाहिए। यार्ड स्टिक तो सबकी एक होनी चाहिए। इमरान खान से बड़े चोर और इमरान खान से बड़े कातिलों को आप जो है वो प्रोटेक्टिव बेल्स दे देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं। इमरान खान ने क्या किस की है? इमरान खान ने कौन सा, मुझे बताएं, मुझे ये बताएं इमरान खान क्या, एक मिनट ठहरे ना असद, एक मिनट, चलें इस पर मजीद बात कर लेते हैं। इमरान खान बेल्ट, एक मिनट ना, क्या वो बारूदी बेल्ट बांध के
क्या वो इलेक्शन कमीशन के बाहर फटने के लिए इमरान खान गए थे वहां पे जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? किस तरह आप दहशतगर्दी के चार्जेस लगा रहे हैं? इससे बड़ा भोंडा मजाक हो सकता है मुल्क के? बिल्कुल सही है, ये तो उसमें कोई बहस ही नहीं है। गद्दारी के मुकदमे, बगावत के मुकदमे और ये दहशतगर्दी के मुकदमे या कत्ल के मुकदमे जैसे लोगों पे, ये तो बिल्कुल सही है। मैं अदालत से आपके तवज्जुह से मैं अदालत से डिमांड करती हूं इमरान खान के लिए भी आप गारंटी दें। मैं इनसे कहूंगी इमरान खान के लिए आप गारंटी दें उसकी जिंदगी की। उसको तो जेन्युइन थ्रेट्स है, उस पर कातिलाना हमला हुआ है। आप जो बुला रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता उन पे अटैक हो गया या किसी दानियाल चौधरी साहब ये बताइए कि इमरान खान की जमानत खारिज हो चुकी, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो मैंने माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा इनकी दलील सुनी और जितनी इनकी बातें थी, इनका तो इनकलाब बसाखियों पे आ गया है। आज इनको इतनी चीखें निकल रही हैं, भाई क्या हो गया है आपको? आप ये वाहिद हुकूमत है, ये इमरान खान कप्तान है जिसने फ्रंट से लीड करना था और रोज़ बेल बिफोर अरेस्ट, रोज़ बेल बिफोर अरेस्ट, कभी एक कोर्ट में कभी दूसरे कोर्ट में। ज़मान पार्क की ट्रेडमिल में तो भागने के लिए इनके पास है, भाग सकते हैं, लेकिन ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में कोर्ट आने से ये भागते हैं। तो इनकी तो अजीब बातें हैं। और ये बातें मैं भी इनसे क्या सुन रहा था, दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। और ये बीबी इमरान खान ने तो फिर ज़िंदगी में कोई दो नंबरियाँ की हुई हैं। कभी कोई इनको ड्रग्स के एलिगेशंस हैं, कोई कभी किसके हैं, कभी किसके हैं, कभी किस चीज़ के हैं, कभी पता नहीं, जो भी उनको हाथ लगाएं उनके ऊपर है। मेरे ऊपर आपकी हुकूमत ने, आपके वज़रा ने, आपके अपने शेख रशीद ने 6 दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए थे। एक नहीं, 6 दहशतगर्दी के पर्चे। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने उनके इलेक्शन कमीशन के सामने पिंडी में, ये फेडरल भी नहीं, पिंडी में इलेक्शन कमीशन के सामने हमने शो डाला कि हमारी एप्लीकेशन को सुना जाए, वोट्स को रिकाउंट किया जाए। तो उन्होंने 6 पर्चे काट दिए। तो ये कौन सी बात कर रही हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं कि कौन सा क्या? ये लोग तो रोज़ जलाओ घिराओ की धमकियां देते हैं। ये तो हम वो टाइम ही नहीं भूले जब जजेस कहते थे कि आपके पास 1 घंटा है, जवाब दें, वरना जेल में 1 घंटा है, आप अपनी बीमार मरती हुई बीवी को छोड़ के और आप आए और जवाब दें। हमने 1100 पेशियों में हाजिरी दी, ठीक है ना। ये क्या बात की, इनको एक पेशी में बुलाया तो इनको चाचे मामे फुफे याद आ गए हैं, इनकी चीखें निकल गई हैं, इनका इनकलाब याद आ गया है। और भाई आपके लॉज आर सेम फॉर एवरीवन। इफ आई कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर माय बीइंग अ लॉयर, तो आपके इमरान खान आगे कोई छोटा बेबी नहीं बन जाएगा या छोटा नहीं हो जाएगा। और उनको आप गलत समझते हैं। हाँ, तो क्या आज जो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हुए हैं, क्या वो भी गलत नहीं है? और क्या आपके ऊपर दर्ज होने वाले मुकदमे दलील हो सकते हैं? नहीं, मुझे बात बताएं, मुझे एक सेकंड भाई, जलाओ घेराव की बात करने वाला मुझे बताएं असद साहब के पाकिस्तान हम आज पहुंचते ही ना कि इमरान खान ने जब पीटीवी पे हमला केस की बात की थी, जब पीटीवी को आग लगाने की बात की थी, नेशनल असेंबली के ऊपर कपड़े लटकाता रहा, तब इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगती और उठा के बंद करते हैं तो उसको इनको याद आ जाता। इनको 4 महीने अपना सौदाना मिलता तो इनको सब समझ आ जाती। 4 महीने तो बहुत दूर की बात है, 4 दिन ना मिलता इनको अपना मवाद तो इनको समझ आ जाती। ये हुकूमत की नालायकी और नाकामी है और हुकूमत की वजह से ये हाल हुआ है कि आप इनके ऊपर, आपने इनको फ्री हैंड दिया। ये कभी फैज पाने के लिए भागते रहे, कभी क्या पाने के लिए भागते रहे। ये तो इनको, वरना इनको आज जेलों में डाला होता। और इनकी ठीक, ये तो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। ये कभी आपको मुल्क को बुरा भला कहते हैं, कभी आपके मुल्क को जलाओ गिराओ की बात करते हैं, कभी मुल्क को आग लगाने की बात करते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान को बंद करने की बात करो। मुझे जी क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार क्यों नहीं करते इमरान खान को? सर आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? मेरे ख्याल में करना चाहिए। मुझे नहीं पता अभी तक क्यों नहीं कर रही। हुकूमत को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कोर्ट्स ने कोई इनकी, मुझे लगता है एक बेल कोई लगी भी है, लेकिन अगर ये बेलों के पीछे छुपना बंद करे और करे तो इनको, तो ये करप्शन के चार्जेस में ये अंदर होता है। नैब को क्या नाम है उसके ऊपर, तोशाखाना के ऊपर ये अंदर होता है, फॉरेन फंडिंग में ये अंदर होते हैं। इनके और कट्टे जितने खुले में, बनी गाला में 600 कनाल के ऊपर क्या 300 कनाल के ऊपर बैठे हुए, कब्जा 600 कनाल के ऊपर किया हुआ है। ये तो मल्टीपल चीजों में होते हैं। पूरा बनी गाला इन्होंने गिरा दिया, इन्होंने अपने घर को जाली लीगलाइज करा दिया 5000 की फीस देके। ये तो स्टेट के जो मुजरिम है कि इन्होंने कहां से पैसे नहीं खाए। तो इनको तो दे शुड बी, ही शुड बी, अगर मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि व्हाई इज ही नॉट बीइंग अरेस्टेड। और ऑल दोस पीपल
जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो मुल्क को सॉवरेंटी को एट स्टेक पे लगा रहे हैं, जो जलाओ गिराव की बात करते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं यार, इस मुश्किल टाइम पे जब आपके मुल्क पूरा 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर, आपकी जरूरत थी तो आप तब नाच गाने की बातें करते थे। जब आपको IMF का, आप जिस IMF की, इनको तो सबसे पहले उठा के अंदर डालना चाहिए कि भाई तू बता 6 अरब की खातिर पूरा मिल्क क्यों बेचा है IMF के पास? जितना कर्जा आपने लिया है सिंस 1947 तमाम हुकूमतों ने जितना लिया डालना चाहिए, अकेला आपने लिया, पैसा लगाया किधर है? इनको तो अंदर इन बातों में करना चाहिए कि पूछे इनसे, कोई जवाब ले इनसे कि तुम IMF के पास ये हाल करके आ गए हो पाकिस्तान का, और आज हम सफर कर रही है तो तुम्हें किसने पैसे दिए थे? तुम किसकी फंडिंग पे आए हुए थे? तुम किसकी जुबान बोल रहे थे? मुल्क को पूरे गिरवी रख के आ गए हो, क्या गरीब की चीखें निकल गई है? इसके जवाबदार कोई तो होगा जी। क्या हो सकते हैं? ठीक है जी। देखिए, पहली बात तो जो नाच गाने की है ना, जितना नाच गाने की बातें तो इनको अब वैसे भी करनी नहीं चाहिए, जितनी मिर्चों के बाद ये छलांगे मार रहे हैं और इस किस्म की ये जुबान बोल रहे हैं, मैं तो क्या बोलूं। मरियम बीबी के जितने चमचे कड़चे हैं, अगर उनको लग रहा है, जिसने डिसऑन कर दिया है सारी हुकूमत को भी, कि इनके चीखने चिल्लाने से अगर अवाम जो है वो इनके साथ हो जाएगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हाथ पांव इनके फूले में IMF पे आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स जरा IMF के सामने जाके दें, जिधर जाके आपने घुटने भी रगड़े हैं और क्या कहते हैं कोनियां बांध के माफिया मांगी है, और अभी तक आप लोगों की चल नहीं रही है, क्योंकि IMF ने भी देख लिया है कि सारी चोरों का टोला बैठा है, जितने पैसे पहले रिलीज किए थे वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग करके खा गए और बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब इनका यही तरीकेकार है, ये चीखो पुकार करके यहाँ से भागना चाहते हैं। इमरान खान को सिर्फ उस वक्त इन्होंने पंगा डालना है गिरफ्तारी करने का, क्योंकि कल 170 अरब रुपए के इस पिसी हुई अवाम पे इन्होंने टैक्स लगाया, 130% इन्होंने गैस महंगी की, बिजली इन्होंने महंगी की। पाकिस्तान में पहली दफा CPI और SPI, CPI 33% जो है वो IMF आपको बता रहा है इस वक्त, और दूसरी वर्ल्ड जो रेटिंग इदारे हैं फिच है वो कह रहे हैं CCC+ पे चला गया है। इस तरह की रेटिंग सोमालिया या 1-2 और मुल्कों की है दुनिया में, जो इन्होंने पाकिस्तान की करवा ली है। और अब उन्होंने कहा है कि ये जो अभी इन्होंने कल टैक्स रात को आधी रात को चोरों डाकुओं की तरह बम धमाके किए ना, रात को चुप के अवाम के ऊपर महंगाई बम फोड़े हैं, उसके बाद जो अगला महीना आ रहा है ना 50 से प्लस जाएगी आपका SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, घरेलू जो खाने की चीजें और जो गैस और बिजली के हालात हैं। उसके बाद आपको पता है कारखाने भी बंद कर दिए, वो जो लोगों के लिए सस्ती रोटी और कोई भूखा ना सोए था वो पहले बंद कर दिया, हेल्थ कार्ड बंद कर दिया। मरियम बीबी की सर्जरी दुनिया में वलैती उनको बीमारियां होती हैं तो वलैत में सिर्फ 2 मुल्कों में होगी, छोटी सी 3 घंटे की, क्योंकि वो तो नवाज शरीफ की बेटी है ना, उनका तो अब पेट्रोलियम से पैसा ले और जाके इस पर मैं आता हूं, लेकिन जरा एक पहले टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। बिजली बंद, कारखाने बंद, इंडस्ट्री बंद, और चीखें इनकी सुने आप। और मुझे ये बताएं, ये तो इकरार कर रहे हैं ना दानियाल साहब कि जितने केसेस हो रहे हैं वो इनके कहने पे हो रहे हैं, वो इनके कहने पे डिक्टेशन पे हो रहे हैं, तो ये मान रहे हैं इस बात को कि हमने बदला हम ले रहे हैं। भाईजान आप तो खुद जाके प्रोटेस्ट करते थे, इमरान खान दिखा दे इलेक्शन कमीशन के बाहर कहां थे, और PTV हमला केस झूठा इन्होंने हमारे ऊपर हमारे पे करवाते। बदला हमने आपसे क्या लेना? बदला बंदा अपने बराबरी वालों से लेता है। आप लोग तो सियासी बोले, आप लोगों किस चीज का बदला ले? आप लोगों से बड़ा दहशतगर्द कोई है? सुप्रीम कोर्ट में आप सारों ने मिलकर हमला किया, तो बनाना था ना भाई, किसे रोके? वहां पे गई थी, आप लोगों पे तो हमला तो बनाना था ना भाई, वो बनाना था, बनाती ना। तो आपकी जीरो, सारे चोरों को पहले बाहर बुलाया था, फिर चोरों को वापस बुला लिया। एक मिनट दीजिएगा, करना का मुकदमा बनता है, 4.5 की बात सुने, इनके ऊपर तो हमला केस बनता है, कत्ल के केसेस बनते हैं। राना सनाउल्लाह पे छोटा केस उन्होंने बनाया था, यूनिफॉर्म वालों ने। जाके बना दे। आमिर अब्बास साहब से पूछने दीजिए, इमरान खान के खिलाफ 2 बच्चों की तरह अलग बेंचेस में, यानी अदालत है लाहौर हाई कोर्ट, उसके 2 मुख्तलिफ बेंचेस में बैक वक्त 6:30 बजे इमरान खान साहब की जो हफाजती जमानत है उसका केस सुना जा रहा है। इसकी वजह क्या ये है कि FIRs में दफात अलग अलग हैं, इसलिए 2 बेंचों में अलग अलग सुना जा रहा है? टेक्निकली मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक ही अदालत में क्या दोनों हिफाजती जमानतें नहीं दायर की जा सकती? हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल कुछ आगे पीछे फाइलिंग हुई होगी तो एक मार्क होगी एक बेंच को, अच्छा, और दूसरी मार्क होगी। क्योंकि ये सवाल मेरे ज़हन में इसलिए भी आया कि आज़ाद सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि जी हम एक अदालत में थे, दूसरी अदालत में गैर हाजिर हुए तो जज साहब ने फैसला सुना दिया कि जी ये तो आए नहीं है।
नहीं, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि एक अदालत में थे तो उनके कोई एसोसिएट आ सकते थे। दूसरे बात तो वो नहीं है, बात तो वही थी कि इमरान खान साहब ने पेश होना था, वो पेश नहीं हो पा रहे थे और 1 2 3 मौके दिए गए। लेकिन ये कि जी अगर एक केस उधर चल रहा है एक इधर चल रहा है तो ये एक रूटीन की चीज़ है, कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जो उनकी प्रेयर थी, मैं समझता हूँ कि जो ये आपकी हिफाजती ज़मानत है या प्रोटेक्टिव बेल्स हैं, ये इवन इन एब्सेंस ऑफ पटिशनर या एक्यूज्ड ये नॉर्मली ग्रांट कर दी जाती हैं और इसका पर्पस भी यही होता है कि जनाब इसको अदालत जाने का, इसका मकसद क्या है कि मुतलका अदालत जाने दिया जाए और रास्ते में गिरफ्तार ना किया जाए, कोई और चीज़ ना हो। तो वो मुतलका अदालत तक जाने के लिए आपके पास आए थे, कोई और रिलीफ तो नहीं ले रहे थे कि कोई पक्की ज़मानत तो नहीं है। तो नॉर्मली इन ऐसे केसेस में ज़मानत दे दी जाती है, लेकिन बात वही है, डिस्क्रिशन है जज साहब की। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। इससे पहले कि मैं दानियाल चौधरी साहब के पास जाऊं, राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ये बता दीजिए कि अब जो इलेक्शन के हवाले से सिनेरियो डेवलप हो रहा है, उसमें एक तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है जवाद हसन साहब का कि फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दें, लेकिन अब गवर्नर साहब की तरफ से एक इंट्रा कोर्ट अपील आ गई है कि जनाब ये जो फैसला आया है कि मुझसे मुशावरत करनी है तो मुझसे तो मुशावरत हो ही नहीं सकती। तीसरी डेवलपमेंट उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त की है कि आप इस पर सो मोटो लें कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ये सिनेरियो कहाँ जा रहा है? लाहौर हाई कोर्ट, इंट्रा कोर्ट अपील, इधर सुप्रीम कोर्ट में अगर सो मोटो हो जाता है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट वाले केसेस कैसे चलेंगे या चल रहे होंगे? तो ये क्या मंजरनामा बन रहा है अदालती तौर पर? देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ना, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी आइन में जो कुछ दिया गया है उसकी वॉयलेशन हो रही है। आइन में ये क्लियरली दिया हुआ है कि 90 डेज़ में इलेक्शंस होने हैं। अब उसकी वॉयलेशन अगर ईसीपी कर रहा है, गवर्नर साहब कर रहे हैं, तो इस पे लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जवाद हसन साहब की ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये एक आइनी ड्यूटी है कि उन्होंने इलेक्शंस कराने हैं। और आज यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी दोबारा दोहराई, और वो सबसे बड़ी अदालत है कि जी हमें और कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि आर्टिकल 90 जो उसमें आर्टिकल 105, 224 में दोनों में आपने ये इलेक्शंस कराने हैं विद इन 90 डेज़। और बताइए कि आप इतने दिन गुजर चुके हैं, 54 डेज़ का शेड्यूल आना है, आपके पास 1 2 3 रोज़ ही रह गए हैं कि आपने ये अनाउंस करना है और नहीं हो पा रहे। उसके जवाब में इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात की, पहले तो वही बात की कि जो कि पहले हमें नज़र आ रही थी कि जी इलेक्शंस को किस अंदाज में किसी भी तरीके से डिले करें कि जी वो हमने मरदमशुमारी, और उसके बाद जी अगर ये मरदमशुमारी की बात मान ली जाए तो फिर कि जी डीलिमिटेशन आइन में ही दिया हुआ है कि हर मरदमशुमारी के बाद एक डीलिमिटेशन होगी, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें लग रही हैं कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपनी आइनी जिम्मेदारी जो सी है उसको सरअंजाम देने में हमें कासिर नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट लाहौर का ये डिसीजन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए ये मामूली बात नहीं, आपने बहुत कम देखा होगा कि 2 जजेस जो से हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो लिख के दे रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को कि जी इसमें 100 मोटो लें। और हमें नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में आइन के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और ये मस्ट है। इसमें आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस पर 100 मोटो लेते हैं, बल्कि एक पिटीशन ऑलरेडी जिसको नंबर भी लगा हुआ है इस्लामाबाद बार इसका एसोसिएशन का, वो इसी उस पे टॉपिक पे है कि जी मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। पंजाब और केपी की इलेक्शन असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं और विद इन 90 डेज। तो इस वक्त अब बॉल चला गया है ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, और कल देखते हैं। अभी तो कल वो केस तो डोगर साहब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उस पर अगेन इलेक्शन कमीशन की दोबारा आप देखें कि सरजनिश हो रही है कि भाई एक तरफ आप ये किस किस्म की पोस्टिंग्स कर रहे हैं, इलेक्शंस आ गए हैं, तो दूसरी तरफ अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, कॉन्टेम्प्ट लगी हुई है वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें बनाती है 100 मोटो, तो अगर अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को ही अगर डेट देनी पड़ जाती है या इस अंदाज में सदर साहब को कह दिया जाता है, सदर साहब को, तो फिर एक बात तो है कि चले इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन अगर फिर ये नज़र आता है कि जो लोग आइन की वॉयलेशन करते हैं और
विदाउट एनी रीजंस करते हैं, और जो उनको तनख्वाहें और अरबों रुपए के बजट्स होते हैं वो अगर सरंजाम नहीं दे पाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया उनके लिए क्या तजवीज़ करती है कि उनके साथ क्या तरीका। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तो आइन का आर्टिकल 220 जो है दानियाल चौधरी साहब, वो बड़ा क्लियरली ये कहता है कि ये वफाक का एग्जेक्टिव हो या सूबे का हो, एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन जब उनसे मदद मांगे इलेक्शन के इनेकाद के लिए तो वो मदद देने के पाबंद हैं। वो ये नहीं कह सकते, उनका सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि जी हमारे पास तो नफरी नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम आपको सपोर्ट नहीं दे सकते, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो जब कोई इदारा ये कह देता है कि जी मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो आर्टिकल 220 तो ऑलरेडी वायलेट हो गया। देखें जी, इसमें मेरे भाई वकील हैं और मुझे नहीं समझ आ रही वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। समझदार प्रैक्टिसिंग वकील हैं और उनको पता भी है कि क्या हकीकत है। देखें, आप पहला लॉ क्या कहता है? कत्ल की सजाए मौत है, ठीक है? लॉ कहता है, स्ट्रेट लॉ है, ठीक है? किसी को गोली मार दी, उसकी सजाए मौत है जी। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं बट्स एंड इफ्स कि अगर सेल्फ डिफेंस में थी तो कोई और सजा होगी, अगर आपका प्रोटेक्टिव की चोट थी तो कोई और होगी, अगर आपका स्पॉन्टेनियस था तो कुछ और आ गया, अगर आपने प्लान करके किया हो तो कुछ और आ गया। इस पे 7 केस लॉज और चीजों की वजह से आपकी आगे चीजें बट्स एंड इफ्स होती हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक रीजंस। अब आपकी ये बात क्लियर है कि भाई कि आपको यू आर बाउंड टू गिव द इलेक्शन डेट इन सर्टेन टाइम, ठीक है जी, हो गया। लेकिन अगर मुल्क में जंग लग गई है, तो अगर मुल्क आपका डूबा हुआ है, तब जब अगर आपके पास आपकी अफवाज जो है वो डिक्लाइन कर देती हैं सिक्योरिटी देना और वो कोई और ज़्यादा इस बड़े टास्क में बिजी हैं, तो अगर आपकी सूबों के अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो या आपने अपने मुल्क को बैंकरप्सी से बचाना है या आपने इलेक्शन करवाना है और एक नया तमाशा लगवाना है, तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स, लकूनास, डॉट्स, क्वेश्चन मार्क्स दैट हैव टू बी आंसर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, वो आंसर कैसे होंगे? सही है, नहीं, लेकिन दानियाल साहब, अगर इन तमाम चीजों को सुनने के बाद एक अदालत फैसला दे कि जी इसके बावजूद इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, तो अगर फिर अगर इलेक्शन कोई भी देता है, ये इंटरनल पार्लियामेंट का फैसला है, जो जमाते पार्लियामेंट का हिस्सा है, इट इज देयर डिस्क्रेशन। और अगर कोई चेंज आता है, कुछ है, तो विद इन द पार्लियामेंट आएगा। और मुझे तो अभी भी ये है कि भाई कि आपके सारे इंस्टीट्यूशंस, आपके सारे स्टेक होल्डर्स, एक किसी फाजिल अपने भाई सीनियर जज की मर्जी के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकता। आपके तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आपके तमाम इदारे, आपकी पार्लियामेंट, आपकी सेनेट हैज टू बी ऑन द सेम पेज। यस, वी वांट द इलेक्शंस टू हैपन, और हम इनका दूध का दूध पानी के सामने लेके 2 तैयारियत लेके इमरान खान को एक्सपोज करें, उनको समझ आ जाए। ये कानून चेंज किया जाएगा सर? देखें, बात कानून चेंज करना पड़ेगा। नहीं, कानून क्यों चेंज किया जाएगा? कानून क्यों चेंज किया जाएगा? कत्ल की सजाए मौत है, तो अगर उसके बाद इफ्स और बिट्स है तो क्या कानून चेंज किया गया? नो, इट रिमेन्स द सेम। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि इसमें और चीजें हैं जो और है ना, और उसके आगे जो चीजें हैं उसको पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा कि उसको आगे किस तरह लेके जाती है। देखिए, जिस बंदे का घर तबाह हो गया, उसका सैलाब में उसके माल मवेशी बच्चे औलाद मर गए, मुझे बताएं उसके लिए इलेक्शन क्या मानी रखता है? विल ही बी इवन टेकिंग पार्ट इन टू द इलेक्शंस? नो, ही विल नॉट। देन हाउ विल द इलेक्शन बी जस्ट एंड फेयर? आपकी अफवाज कहती है कि हम जंग की सूरत में और हम मुश्किल चीजों में फंसे हुए, हम अभी इलेक्शन डिटेल नहीं कर सकते। मुझे बताएं, दानियाल की हुकूमत होगी, आके बैठेगी, एक इंटरम सेटअप बनेगा। इंटरम सेटअप से क्यों इलेक्शन कैसे होंगे कौमी असेंबली के? और 43 के तो चले अदालत से वापस हो गए, वरना 110 इलेक्शन कैसे होने थे सर? मुझे बात बताएं कि 70 अरब रुपए, मुझे बताएं कि तख्तों, यार बात सुने कि 70 अरब रुपए तो हुकूमतों के पास नहीं है कि हर 2 महीने बाद या 20 दिन बाद या 60 दिन बाद 70 अरब एक दें, फिर 70 अरब एक दें और फिर 70 अरब एक दें। तो मुझे तो नहीं लगता दिस होल थिंग इज मेकिंग सेंस। आपकी जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, आई थिंक दे विल हैव टू इवेंचुअली टेक द बॉल इन देयर कोर्ट। और जब तक हालात चीजें बेहतर नहीं होती, पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं होता, IMF की डील सिक्योर नहीं हो जाती, आपकी मुल्क एक नॉर्मल सेलिंग पोजीशन में नहीं आ जाता, आई डोंट सी द इलेक्शन हैपनिंग वेरी सून। एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके, मैंने वही बात की ना कि जिसकी औलाद बच्चे मरे हुए हैं, उसके लिए मुझे बताएं इलेक्शन इंपॉर्टेंट है अपना घर बचाना।
जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपके लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? तो बट येट अगेन मैं उसी सांस में ये भी कह रहा हूं कि हम चाहते हैं इलेक्शन हो, और हम इसलिए चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। लोगों को पता है, लोग आज यकीन कर रहे हैं कि 4 साल जो इमरान खान ने पाकिस्तान का हाल किया वो कोई डिक्टेटर भी नहीं कर सका, जो पाकिस्तान का कोई दुश्मन इंडिया नहीं कर सका जो 4 साल में इमरान खान ने। यार एक स्टेटमेंट ने आपकी चलती फिरती एयरलाइंस को तबाह कर दिया। मुझे बताएं, आपको कोई दुश्मन ममालिक ये कर सके? कोई दुश्मन मुल्क कर सका? मुझे बताएं कि आपकी एक स्टेटमेंट से आपकी एयरलाइंस तबाह होगी, कोई और कर सकते हैं? इमरान खान का आपकी हुकूमत बस बन गई है वो आपकी एयरलाइंस, सिर्फ इनके एक वजीर के स्टेटमेंट से। मुझे बताएं कि आपका कभी ऐसा हुआ कि किसी मुल्क ने इतना कर्जा लिया 4 साल में कि उसकी पूरी सिंध जो 70 साल की हिस्ट्री में उससे ज्यादा कर्जा ले लिया? मुझे बताएं कि पैसा लगा कहां? ये तो किसी के एजेंडे पे आए थे। चले कमल साहबा मुझे ये बता दें जी, चलें मुझे कमल शोजब साहबा ये बता दें कि कोई भी कानून होता है तो साथ उसकी रीजनिंग होती है, आइन पर इम्प्लीमेंटेशन के पीछे उसकी रीजंस भी देखी जाती हैं। ये पॉइंट है दानियाल चौधरी साहब का। ये जो आइन की किताब है ना, ये इनकी मर्जी पे नहीं चलेगी। अदालतों को तो डिक्टेशनें देते रहे, जस्टिस कयूम की ऑडियो लीक दोबारा लगा लें, अपनी मर्जियां करवाते रहे हैं, लेकिन आइन की किताब के आगे बेबस हैं। जो दूध का दूध और पानी का पानी ये करना चाह रहे हैं ना, इनकी आप तिल मिलाहट देखें, इनकी कुल बिलाहट देखें, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जलन क्या है। जलन ये है कि जिनको इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया हुआ है उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि जब तक हम ना कहें इलेक्शन ना होने देना। बाय इलेक्शन के लिए यही इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया, यही फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे भी दे रही है, और वो इनके जो फरमाइशी इन्होंने इस्तीफे सबके मंजूर किए उसके लिए ठीक है। वो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस उन्हीं प्रोविंसेस में होने हैं जहां नीचे 5-5 साल के लिए असेंबलीज इलेक्ट होके आनी है, बाकी गवर्नर टुक टुक पे लगे हुए हैं। ये आपका जो आइन है ना, इसका आर्टिकल 105 जिसकी बात करें, वो ये कह रहा है कि अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, विद इन द 90, नॉट लेटर देन है, उसके बाद अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट थी, और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई इल्ते नहीं दी हुई है इसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर यूं होगा तो फिर हम ये कर देना, अगर वो हो जाए तो यूं कर देना। फिर दूसरा इनका आर्टिकल 273 खोल लीजिए और आपके रूल्स ऑफ बिजनेस का सेक्शन 3 खोल के पढ़ लें, उस पर क्या लिख रहा है? The federal government shall have control and command of the armed forces। और इलेक्शन कमीशन आपने बता दिया, इनका आर्टिकल 220 कह रहा है कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको जिस वक्त कॉल करेगा आपने उसको फोर्सेस देनी है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन इतने बड़े जिले लाई हैं कि उनके बारे में बात कर दो तो वो टेररिज्म के पर्चे कटवा देते हैं, तौहीने इलेक्शन कमीशन हो जाती है, वो रेफरेंसेस बनाना शुरू हो गए, उन्होंने अपने आप को अदालत और फेडरल गवर्नमेंट समझना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे जाके वो रोना शुरू हो जाता है जाके सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैं क्या करूं, वो जी फेडरल गवर्नमेंट नहीं मान रही। मसला ये है कि पेट में तकलीफ है, टिड्डो बेईमान जिसको कहते हैं ना, ये वो ड्रामा चल रहा है। पता इनको भी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। यहां से दोनों असेंबलियों से क्लियर नहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इमरान खान की बनती है, 1% का वोट इनको डलने वाला नहीं है। वो मरियम बीबी आजकल मिन्नतें कर रही है, जो यूथ मेरे साथ आना चाहती है, जिनको यूथिया गाली दिया जाती थी, जिनको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, मैं यहां कहना नहीं चाहती, और ये चिश्तियां के जलसे में इस औरत की जुबान है, लगा के सुनाइए, क्लिप्स लगाइए और सुनाइए। उनकी आजकल मिन्नतें हो रही हैं। वो उनकी जो एक कनीज है हिना भट्ट पोस्ट करती है, जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे हमारे साथ आना चाहते हैं प्लीज आ जाएं। ओ भाई कोई नहीं आपके साथ आना चाहता। और आपने जो फाइनेंस का बेड़ा गर्क किया, 10 महीने पहले तक तो पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, मुल्क की वही ये तो एक ऐसी बहस है जिसका फैसला तो इलेक्शन में हो सकता है, थे ग्रोथ रेट पे जी, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन में हो सकता है, इसलिए इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनके हाथ पांव जल रहे हैं। और मजे की बात, आखिरी असद, वो जो इतना बड़ा दलेर, इनका बहुत बड़ा स्टफ टॉय का शेर, वो क्यों नहीं आ रहा? आप इमरान खान पे बातें कर रहे हैं, उस पे तो कातिलाना हमला हुआ, जमान पाक लाहौर शहर में मौजूद है। वो जो लंदन में बैठे हुए और उनका दिल यहाँ पे और जिस्म वहां पे, उनका दिल और जिस्म इकट्ठा कर लें, आ जाए मैदान में। फरमाइशें दोनों बाप बेटी की ये कि इमरान खान को नाअहल करो, उसको डालो जेल में, और इनकी सारी पार्टी को तोड़ फोड़ के डालो जेलों में, फिर हम आएंगे, लेकिन आने नहीं लगी। जी बिल्कुल ठीक है, चलें। राइट, मुझे एक चीज पहले आमिर अब्बास साहब से पूछूं, फिर आपके सवाल दानियाल साहब के पास ले जाऊंगा। इश्तिहारी अदालतों मुझे के जान निकलती है इनकी। राजा आमिर अब्बास साहब ये बता दें जी, राजा आमिर अब्बास साहब ये बता दें कि अगर एक अदालत से फैसला आता है कि जी कल सुबह 11 बजे टाइम मुकर्रर हो जाता है, 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली आएँ और वज़ीर आला से हल्फ लें,
तो क्या अदालत इलेक्शन की तारीख भी मुकर्रर कर सकती है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा? अदालत ये कर सकती है? देखिए, अदालत में अभी बात हो रही थी, दानियाल इज़ जस्ट लाइक ए यंगर ब्रदर, तो इसने कहा कि जी इफ्स एंड बट्स होते हैं, जैसे कत्ल के केस में तो 302 को अगर पढ़ें आप तो उसमें सब क्लॉज ए दी हुई है, बी दी हुई है, 302 ए बी सी फलानी तमाम कंडीशंस दी हुई हैं कि ऐसा कत्ल होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल 105 को पढ़ते हैं, 224 को पढ़ते हैं तो सब क्लॉजेज नहीं दी हुई। इनका इशारा जिस तरफ इमरजेंसी की तरफ है, ये मुल्क को जो जंग की ये बात कर रहे हैं जिसके इन्होंने जिक्र किया, आर्टिकल 232 है वो, और उसमें वॉर लाइक सिचुएशन में ऑब्वियसली ये नहीं कि इलेक्शन नहीं होंगे, गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दी जा सकती है 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, और वो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी और उस सिचुएशन में इलेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन्हें इल्म हो कि जो अभी लाहौर में जब केस चला तो बिल्कुल दानियाल सही कह रहे हैं कि जी अगर ये कंडीशन हो तो वो कंडीशन हो, लेकिन उसमें आईजी को भी बुलाया गया पंजाब के, क्योंकि पंजाब में होने हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया और दोनों साहिबान ने कहा कि जी हम तो तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। तो इंतज़ामी मशीनरी का हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, और पुलिसिंग का और इसका लॉ एंड ऑर्डर का आईजी। उन्होंने कह दिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है और अगर मुतलका अदारे आके ये कहते हैं कि जी हम कराने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी बात करे, और ये जो फंड्स की बात हैं अभी आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि जी आप लिख के दें एक दफ़ा कि जी कौन कौन आपको असिस्ट नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी और अल्टीमेटली जैसा आपका सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आइन के आर्टिकल 90 के तहत 90 दिन के, आइन के आर्टिकल 105 के तहत, 224 के तहत 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना एक आइनी रिक्वायरमेंट है, तो फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट डेट दे या इलेक्शन कमीशन इज़ बाउंड, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो रेफरेंस भी आ सकता है। और इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने की वजह से वज़रा आज़म ऑलरेडी कॉन्टेम्प्ट फेस कर चुके हैं। मगर ये अदालत का फैसला ना मानना जो है, इसमें फ़र्क क्या होता है? जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने दिया कि कल इलेक्शन होंगे बल्दियाती इंतखाबात, वो नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई, उसका भी 1.5 महीना हो गया है, कुछ हुआ नहीं है। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर एक डिफरेंट अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। एक एग्जीक्यूशन होती है, वो थी कि जी आप आज रात को फैसला करेंगे, जी सुबह आपने इलेक्शंस कराना है, तो ऑब्वियसली उसमें इम्पेडिमेंट्स थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अदालती एक फैसला था और अदालत ने उसको नोटिस भी लिया है। लेकिन यहाँ पे तो अभी वो 54 डेज का शेड्यूल का टाइम भी बाकी है, बाकी मुद्दत भी है, और ऑलरेडी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में सब्सिडाइज हो चुका है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ले लेते हैं या इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है अगर नंबर लग जाए, इट मीन्स कि उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं है, उसको ये दोनों क्लब भी हो सकती हैं, क्लब भी हो सकते हैं, या खाली एक को टेकअप कर लिया जाए, उसी में ये मर्ज हो जाएंगे। तो फिर लेट द कोर्ट सी कि जी आइन की जो इंटरप्रिटेशन है, ना मैंने करनी है, ना आपने करनी है, ना किसने, ये हमारा अदालतों को राइट है, ना पार्लियामेंट कर सकती है आइन की इंटरप्रिटेशन। आइन की इंटरप्रिटेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट, और लेट्स वेट कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। दानियाल चौधरी साहब, कई दफ़ा कहा था इसहाक डार साहब ने कि अगर IMF की कंडीशंस ऐसी हुई जो जालिमाना शराइत होंगी, हम नहीं मानेंगे। अवाम के ऊपर ऐसा बोझ नहीं डाला जा सकता जो वो उठा नहीं सकते। अब 1000 रुपये का तकरीबन 3-3.5 लीटर का लीटर पेट्रोल, या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ दी पब्लिक है उनके लिए ये अफोर्डेबिलिटी इसकी नहीं है। आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि IMF ने शराइत आयद की हैं। तो ये आपको इस बात का भी तो ज़रूर एहसास होगा, आपने वोट लेने हैं, इलेक्शन लड़ना है, पहले भी लड़े हैं, कि अवाम इस पर क्या सोच रहे हैं और क्या रद्दमल दे रहे हैं अपना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। देखें जी, मैं तो सीधी बात करूंगा, मैं हल्के से, हम ड्राइंग रूम की सियासतें तो करते नहीं है इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में बैठ के, अभी भी हल्के से आए और हल्के में ही जाएंगे। सीधी बात है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, ठीक है ना। महंगाई का जो जिन है ये आपके आसमान के ऊपर लग रहा है,
और पाकिस्तान आज वहाँ आके खड़ा हुआ है महंगाई की वजह से और इन तमाम चीज़ों की वजह से कि मुझे तो लगता है कि मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी लगने की ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हैं? ये लोग देखें ना, पाकिस्तान आज तक इस स्टेज तक नहीं पहुंचा, तो ऐसा पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान को 4 साल झूठा इमरान खान हुआ, पाकिस्तान को 4 साल झूठी बातें की गई, पाकिस्तान के साथ 4 साल वो हाल किया गया जो 70 साल की हुकूमतों ने नहीं किया, और वो एक नाअहल, नाकाम, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट से किया गया, और उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। मुझे बात बताएं कि आज IMF, अगर आप एक घर लेते हैं, मैं एक आम बंदे की जुबान में समझाता हूँ, अगर आप एक मकान लेते हैं F7 में जिसका रेंट 3 लाख है, लेकिन आपकी मजबूरी से आप उसको 12 लाख रुपए रेंट पे ले लेते हैं मुझे बताएं, जब किराएदार की चीखें निकलेंगी और एक नया बंदा उसमें आ जाता है, रिश्तेदार भी साथ, उसको हम कह देते हैं कि डिवाइड करो किराया, तो मुझे बताएं कि जो 12 लाख किराया साइन किया है वो जिसने किया है उसकी गलती है ना भाई। अब आपका किराया हो गया 5 साल के लिए साइन, तो अब ये तो नहीं अब आप कर सकते कि तीसरे साल आप कहो कि नहीं, अब हमने 10 लाख 12 लाख नहीं देना, अब हमने 4 लाख देना है या 5 लाख। ये गुड्डी गुड्डी का घेल तो नहीं है ना। आप जब हम कह रहे थे कि अगर हम ना आते, ये कांटों की सेज हमने ली, ये मुल्क 3 महीने में बैंक करप्ट हो जाता, बंद हो जाता, इसलिए कि उन्होंने जो वादे किए उन्होंने उसके ऊपर डिफॉल्ट किया। इन्होंने क्या हम टैक्स लगाएंगे, इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, अगर आज इलेक्शन होते हैं, आप समझते हैं और आवाम भी ज़ाहिर है आपके वोटर भी ये समझते होंगे, उस प्रोग्राम को सस्पेंड करने की वजह से आपके दोस्त ममालिक जिन्होंने आपको पैसे दिए, इमरान खान है, सऊदी, दुबई, मिडिल ईस्ट और जो ममालिक थे जिन्होंने आपके साथ हेल्प करना था स्पेशल क्राइम पे, उन सारों ने हाथ उठा लिए। इवन के जनीवा जो जर्मनी और दूसरे मुल्क थे जो पाकिस्तान को फ्लड्स में हेल्प करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम तब आपकी मदद करेंगे जब आपका IMF प्रोग्राम बहाल होगा। और भाई किसने किया है सारा कुछ? गैर फाल किसने किया? ये तबाही कौन लेके आया? इमरान खान ने किया। दानियल साहब, मगर मेरा सवाल ये है आपसे, झूठे दावे और उनकी झूठी बातें। जी सवाल ले लेना। मेरा सवाल आपसे ये है कि जाहिर है आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं और आपके वोटर भी होंगे, तो इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो इसका सारा नुकसान तो इमरान खान को होगा ना, कि जो इस तबाही के और इस महंगाई के जिम्मेदार हैं। तो आप इलेक्शन में जाने से क्यों डरते हैं? नहीं, हम क्यों डर रहे हैं? हम तो कहते हैं भाई ऐसी तैसी इलेक्शन करवाओ भाई, हम तो कहते हैं हम तैयार हैं, हम वी आर सिटिंग राइट देयर, वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन आपके मुल्क में जब इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हो, जब आपके अपने इदारे दे नॉट रेडी टू सपोर्ट इट बिकॉज दे हैव मोर बिगर इश्यूज देन किसी की ईगो सेटिस्फाई करना, तो आई थिंक हालात और मुश्किल हो जाते हैं। और अभी तो फेडरल इलेक्शंस में टाइम भी बड़ा है भाई, टाइम अक्टूबर में पूरा होता है। बिल्कुल ठीक है, चलें। कमल शोजब साहबा ये बताएं कि एक जेल भरो तहरीक आनी थी, प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं और 24 घंटे में उनका इंटरिम सेटअप ने बताना, हम तो हमारा तो सेटअप नहीं है इंटरिम, वो इन्हीं ने लोग चूज किए थे, इन्हीं के बंदे हैं, और यही बताए। राइट कमल साहबा, एक जेल भरो तहरीक आनी थी, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो शायद फिर इसका खाली उनकी अपनी गिरफ्तारी का इतना बड़ा इंपैक्ट होगा कि बाकियों की गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं रहेगी। कब ये जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है? देखिए जी, जेल भरो तहरीक की पूरी तैयारी हो चुकी है, खान साहब ने ही उसकी डेट देनी है। और मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब की अगर नाजायज़ किस्म की जो गिरफ्तारी करने की फरमाइशी कोशिश हो रही है, वो लंदन में बैठा एक भगोड़ा डरपोक इंसान और उसकी बेटी यहाँ पे सबको अगर ऑर्डर दे रहे हैं कि जी निकालें इनको, तो ये तो किसी तरीके से मुमकिन नहीं है कि हम अगर इलीगल तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक ये पहले जलाओ गिराओ की बात कर रहे थे, मैं इनके गोश गुजार कर दूं और कान खोल के ये सुन भी लें कि अगर जलाओ गिराओ करना होता ना तो 10 अप्रैल को बहुत अच्छा मौका था जब आवाम खुद ही निकली थी। एक दफ़ा कह देते कि जलाओ भी करो गिराओ भी करो तो हो जाता। उसके बाद भी 26 नवंबर को भी पीसफुली हर प्रोटेस्ट को पीसफुली ख़त्म किया और वापस गए हैं, और आइन और कानून की पासदारी भी की, आइन और कानून की हदूद क़यूद में रह के लड़ाई लड़ी है। 25 मई को भी खान साहब वापस गए, इन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जलाओ गिराओ से बचत की गई है हमेशा। तो इसलिए जेल भरो तहरीक का भी मकसद यही है कि अमन अमान भी कायम रहे, इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, हम अपनी जात पे तकलीफ काटे और आवाम के लिए जो वो तकलीफ सह रहे हैं उसके लिए एक प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका एक बेसिक राइट होता है। दूसरा, इन्होंने कहा जी कोई इनको कुछ देने को तैयार नहीं है, ये बैरिस्टर साहब हैं, मैं इनको चैलेंज आज कर रही हूं, आप इस तरह करें, IMF के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना असेंबली में, तो आपकी पूरी हुकूमत बैठी हुई है, ले आए सामने, दिखाएं कौन से इमरान खान के किए हुए वो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और आपके किए हुए कौन से हैं। मिफ्ता इस्माइल तो कुछ और कह रहा है, इसाक डार को आने के बाद कुछ और बयान दे रहा था वो दूसरे आपके फेवरेट चैनल पे, और फेवरेट खानजादा साहब के प्रोग्राम में बड़ी बड़ी बड़के मारे हैं, निकाल के लेकर आए, निकाल के लाए, ला के सामने रखें।
आपका कॉन्ट्रैक्ट जो जिसकी आप बातें कर रहे हैं, आप ही की हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है। 6वां जो इकोनॉमिक सर्वे था वो आपकी हुकूमत ने प्रेजेंट किया है, और आपका ये जो किराए का वजीर खारजा है वो जाके बाहर सुन लेना बात आपकी, मैंने पूरी बात सुनी है, पूरी बात सुनी। अब आप भी हौसला करें और कभी कभी फैक्ट्स पे बात किया करें। वो जाके वजीर खारजा बाहर जाके कोरोना में पाकिस्तान की हुकूमत के जो सारे काम थे और जितने उन्होंने उस वक्त जो पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे आया था, एहसास प्रोग्राम टॉप 3 उसमें सिलेक्ट हुआ था, उस पे जाके क्रेडिट लेता रहा बेशर्मी के साथ। और जो फैटफ की लॉसाजी में जहां ये दुम दबा के सारे भाग रहे थे, उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की है इन्होंने भी, और आपके वो जो पुराने सहूलतकार बाजवा साहब हैं उन्होंने भी। सो इनके पास कुछ बताने को दिखाने को नहीं है, और ऐसी की तैसी ये बैठ के सिर्फ इलेक्शन कमीशन वाले की कर रहे हैं। उस बेचारे को बुखार हो गया इस चक्कर में, ऐसी की तैसी तो इनकी आवाम फेरेगी, इसलिए भाग रही है, इसलिए सामने जा नहीं रहे। इलेक्शन कौन मांग रहा है? बिल्कुल ठीक है, हमने अपनी 2 चलती असेंबलियों से पता नहीं कौन भाग रहा है, लेकिन इलेक्शन लेने के लिए हमने इस्तीफे क्यों दिए? इलेक्शन लेने के लिए अदालत की तरफ से ये जिस तरफ भाग रहे हैं ना, हम इन्हें भागने नहीं देंगे जी। चलें, अब ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन होने हैं तो वो शायद अदालत अमेरिका के कर ली है, टका इनको मिलता नहीं। तुर्की वालों ने इनको मना कर दिया कि आना मत, हमारे लोगों का सामान बाहर बिखरा हुआ है, कहीं वही ना उठा के ले जाए। बेशर्मी की ये हालत है कि लोग इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और बातें इनकी देखें आसमानों तक गई हैं। अपने भगोड़े मियां से कहें वही कुछ थोड़े पैसे वापस ले, मुल्क बेहतरीन चलेगा। ये बताएं कि अदालत से में से आप क्या देख रहे हैं कि ये मामला जाता हुआ अदालत की तरफ नजर आ रहा है आपको, यानी तौहीन अदालत का मामला हो या इलेक्शन की डेट लेने के लिए तारीख का मामला हो, ये अदालत जो है वो ही अब ये डिसाइड करेगी या सियासतदान बैठकर ये फैसला कर सकते हैं? नज़र क्या आ रहा है आपको? देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी उसके, और ये अदालत का ही काम है कि आपने अक्सर जजमेंट्स में देखा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मसला है, इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। कोर्ट्स आर द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जोन सी है। अगर आपसे जैसे पहले मैंने कहा कि एक फरीक ऑलरेडी जा चुका है, एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद बार, ये मगर क्या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का मसला है, या गवर्नर साहब कहते हैं 105 की क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 जो है उसकी तशरीह भी चाहिए? तो ये कोई तशरीह नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है उसमें। आज आपने अगर देखा आर्टिकल्स तो उसमें क्या कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जी 90 डेज आगे पीछे कहीं कुछ चीज़ नहीं है। अगर होती तो लाहौर हाई कोर्ट का आप फैसला पढ़िए, लाहौर हाई कोर्ट में कहीं लिखा कि जी दूसरी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स आए हैं कि जी जंग लग गई है या इकॉनमी इस तरीके से उसमें है, कहीं ये बात हुई। अब आप देख लीजिएगा कि कल आज तो बड़ी वो इलेक्शन कमिश्नर साहब बातें कर गए हैं, कल लिख के दें ना कि फ़लाना महकमा ये कह रहा है या फ़लाना महकमा, और जब उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने खुद ही बात कर दी कि जब आइन उसको 225 में 218 में क्लियरली कहता है कि जी ये उसकी आइनी जिम्मेदारी है, तो देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, और ये क्लियर हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर ये खुद से नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसले दिए हैं आइन की इम्प्लीमेंटेशन के और ऐसी चीज़ों के। ये जो अभी कासिम सूरी वाला केस था वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जी ये वायलेशन हो रही है आइन की, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, कमल शोबजा साहबा और दानियल चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।